जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। अभी तक जो हमने देखा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट देख लिया था। आज हम नए अध्याय शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे कि वैद्युत विभव और धारिता, इन दोनों के बारे में देखेंगे कि ये चैप्टर विद्युत विभव और विद्युत धारिता को कैसे परिभाषित करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी आपके मित्र या जो साथीगण जो कक्षा 12 में है और जो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे की ओर कर पा रहे हैं, तो ये जो वीडियो है उनको उनके पास ज़रूर पहुँचाएँ। आइए शुरू करते हैं विद्युत विभव। अब विद्युत विभव क्या होता है? इसमें दो शब्द होते हैं, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। विद्युत विभव क्या होता है? तो मान लेते हैं हमारे पास कोई आवेश है, कोई आवेश Q। आवेश क्या है? Q। अब हमको पता है जो स्थिर आवेश है वह अपने चारों ओर क्षेत्र का निर्माण करता है, जो कि चैप्टर फर्स्ट में हमने देख लिया था। जो स्थिर आवेश होता है वह अपने चारों ओर जो क्षेत्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। उसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे जो चुंबक है, चुंबक के चारों ओर क्या होता है? क्षेत्र। क्योंकि जब दूसरा चुंबक उसके पास में लेकर आएंगे तो वो या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा या फिर उसको आकर्षित करेगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह जो क्षेत्र है जो दूसरे चुंबक को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। वैसे ही जो आवेश है, आवेश ये अपने चारों ओर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। स्थिर आवेश है यानी कि ये गतिशील नहीं है, तो स्थिर आवेश होते हैं वह अपने चारों ओर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश है और इस आवेश के चारों ओर किसका निर्माण है? विद्युत क्षेत्र का। अब इसके पास अगर हम अन्य कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, धनावेश Q प्लस, अन्य आवेश अगर इसको हम लेकर आते हैं अनंत से, विद्युत क्षेत्र के बाहर जो भी अगर आवेश रखा होगा उस दूरी को हम एक बार के लिए मान लेते हैं इनफाइनाइट पर। कहाँ पर स्थित है? ये अनंत दूरी पर। यानी कि इस आवेश से ये जो आवेश है बहुत दूरी पर स्थित है। अब इस आवेश को हम ला रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। ये जो विद्युत क्षेत्र बना हुआ है इसके अंतर्गत ला रहे हैं और यहाँ पर लेकर आ गए। इस बिंदु को मान लेते हैं A। इस बिंदु को मान लेते हैं A। अब ये जो आवेश है वो अनंत से बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र में आ गया Q प्लस। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई भी एक आवेश है जिसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, अब इसको हम लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। W और बाह्य, बाहर से हमको क्या करना पड़ा है? कार्य। W यानी वर्क और बाह्य। तो ये जो बाह्य कार्य है इसी कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। इसी कार्य को क्या कहा जाता है? विभव। तो विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया एकांक धनावेश। इसका मतलब क्या है कि हम पहले किसकी बात करेंगे? केवल एक आवेश की। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश नहीं, बहुत सारे आवेश हैं, जैसे मान लेते हैं Q आवेश है। Q आवेश को लाने में, Q आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को हम एक बार मान लेते हैं W बाह्य। W बाह्य। तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है? W। अब हमको एकांक आवेश चाहिए, यानी कि केवल एक आवेश की बात करेंगे, तो यहाँ से Q एक बराबर क्या आ जाएगा? W बाह्य बटा Q। W बाह्य बटा Q गुणा में अगर इधर होगा तो बाह्य। तो ये है Q कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य। अगर W है तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W बटा Q। और इसी को हम क्या कहते हैं? विभव। इसी को क्या कहा जाता है? विभव। तो विभव एक्चुअली में है क्या कि आवेश को लाने में जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को हम क्या कहते हैं?
विभव कहते हैं। लेकिन विभव किसे कहेंगे कि अनंत से किसी भी हम एकांक धनावेश को, केवल हम एक की बात करेंगे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव। अब विभव को हम व्यक्त किससे करते हैं, विभव को हम व्यक्त करते हैं v से। विभव को व्यक्त किसे करते हैं, v से। तो इस बिंदु v a पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कितना होगा, बिंदु a पर हम मान लेते हैं va इज इक्वल टू W बाह्य अपॉन Q। तो ये आ जाएगा विभव का फॉर्मूला, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है। अब इसका अगर मात्रक निकालें, मात्रक विभव का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या आ जाएगा, यहाँ से W यहाँ पर क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटा Q ये है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल बटे कूलाम को क्या कहा जाता है, वोल्ट। तो वैसे विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और एक्चुअली में वोल्ट किसे कहते हैं हम, जूल बटे कूलाम को क्या कहा जाता है, वोल्ट। अब ये जो विभव है, विभव यह एक अदिश राशि होती है। विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब अगर हम इसकी विमा निकालें, विमा, तो विमा क्या होगी, यहाँ से अगर देखें कार्य, तो कार्य की विमा क्या होगी, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है m1 L2 T माइनस 2, और बटे ये है आवेश, Q बराबर क्या होता है, IT। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। और I को हम लिखते हैं एम्पियर A और T AT। अब अगर हम इसकी विमा निकालेंगे, इनको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी घात आ जाएगी माइनस में, m1 L2 T माइनस 2, ये a की पावर माइनस 1 और ये t की पावर माइनस 1। इसकी विमा क्या हो जाएगी, यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 2, यहाँ पर t की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस 3 और फिर है a की पावर माइनस 1। तो ये जो विमा आई है वो किसकी आई है, विभव की, विद्युत विभव की। अब कभी कभी एक नंबर की परिभाषा पूछ ली जाती है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट। तो यहाँ से अगर इसकी परिभाषा देखें, विभव की परिभाषा से, तो V बराबर क्या आया था हमारे पास, W अपॉन Q। यानी कि इसका मान 1 कब आएगा, 1 वोल्ट कब आएगा, अगर कार्य का मान 1 जूल हो, कार्य का मान 1 जूल, और आवेश का मान कितना हो, Q का मान हो 1 कूलाम। आवेश का मान कितना हो, 1 कूलाम। तो W का मान 1 जूल, यहाँ पर 1 रखेंगे, आवेश का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 बटा 1 तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो विभव का मान कितना होगा, फिर विभव बराबर कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 वोल्ट की परिभाषा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। फिर से 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो। 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट। तो विभव की परिभाषा से अगर हम देखें, शुरू से हमने क्या देखा, विभव एक्चुअली में क्या है, तो विभव की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि हम एकांक धनावेश को, केवल हम एक की बात करें यहाँ पर, केवल एक धनावेश की, ठीक है। अगर हम एक धनावेश की बात नहीं करते हैं, पहले पूरे Q कूलाम आवेश हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे आवेश है Q कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, W। लेकिन अगर हम अगर कूलाम पर निकालें तो 1 कूलाम पर कितना आ जाएगा, W बटे Q। तो 1 कूलाम आवेश को जो लाने में किया गया कार्य है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हमें विभव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, विभव। विभव को किसे लिखा जाता है, v से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। W बाह्य है, इनके हम बाहर से क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं अंदर की ओर, विद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर। मात्रा क्या हो जाएगा, जूल बटे गुलाम, और जूल बटे गुलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि होती है। विमा क्या आ जाएगी इसकी, m1 L2 T माइनस का 3 और a माइनस की पावर -1। अब 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ से, यानी कि इस पूरे की वैल्यू अगर 1 आनी चाहिए तो यहाँ पर Q का मान कितना होगा, 1 कूलाम, और फिर कार्य का मान कितना होना चाहिए, 1 जूल। तो 1 कूलाम आवेश को लाने में अगर किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो विभव का मान कितना होगा, फिर 1 वोल्ट होगा। तो ये है विद्युत विभव। तो कमेंट करके बताओ कि ये विद्युत विभव जो टॉपिक है वो क्लियर है कि नहीं है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। नाम से समझ में आ रहा है विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभव प्लस अंतर, इनकी विभव में क्या होना, अंतर। तो अब देखो विभवांतर क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक Q आवेश है और इस Q आवेश के चारों ओर ये बना हुआ है विद्युत क्षेत्र, यह है विद्युत क्षेत्र। तो विभव में हमने क्या देखा था कि जो भी अगर हमारे पास आवेश है, Q आवेश है, उसको हम अनंत से कहाँ पर ला रहे थे, विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे। तो विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वह कौन सा था, विद्युत विभव कहलाता था। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आवेश है बिंदु ए पर, यहाँ पर अब आवेश है। अब इस आवेश को हम बाहर से बिंदु ए तक लेकर आ गए। तो अब बाहर से अगर बिंदु ए तक हम लेकर आए हैं एकांक धनावेश को, Q0 को, तो इस बिंदु ए पर विभव उत्पन्न होगा और बिंदु ए पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको मान लेते हैं VA। बिंदु ए पर Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है जिसके कारण विभव उत्पन्न होगा, और ए बिंदु पर उत्पन्न विभव को हम किसे लिख रहे हैं, VA से। अब हम क्या करते हैं कि हम और अगर बाह्य बल लगाएं और इस Q0 आवेश को हम ए बिंदु से इस बी बिंदु पर आ गए, बी बिंदु तक लाने में हमको और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास धनावेश है, ये भी कैसा है, धनावेश, यानी कि प्लस और प्लस। तो जैसे जैसे अगर हम इसको पास में लेकर आएंगे तो ये प्लस और प्लस समान आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये इस पर बल लगाएगा बाहर की ओर। तो जैसे जैसे इसको पास में लेकर आएंगे ये इस पर ज़्यादा बल लगाता जाएगा, और ज़्यादा बल लगेगा तो फिर हमको कार्य भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए जब अगर दो हमारे पास आवेश हैं और अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और हम अगर वापस उसकी अगर दिशा में लेकर जाएं तो हमको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बल के विपरीत हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर विभव जो उत्पन्न था वो VA था, और अब इसको ये तो प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करने के कारण हम इस पर और ज़्यादा जब बल लगाएंगे तो ये बिंदु B पर लेकर आ गए Q0 आवेश को। तो और ज़्यादा जब कार्य किया हमने तो ये जो बिंदु B पर पहुँच गया, तो यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, उसको हम मान लेते हैं VB। बिंदु B पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हमने क्या मान लिया, VB। तो बिंदु A पर जो विभव था वो था VA, बिंदु B पर जो विभव उत्पन्न हुआ उसको हमने मान लिया VB। अब विभव में अंतर, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने दोनों बिंदु लिए हैं और दोनों बिंदुओं पर जो विभव उत्पन्न हुआ है, इन विभव में अंतर कितना है, इसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। इसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र में अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो हम किस में क्या बात करें, केवल विद्युत क्षेत्र में। इस बार हम अनंत से नहीं लेकर आ रहे, इसमें आवेश का वो पहले से ही विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। तो क्लियर है? फिर से बता देता हूँ। देखो, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश है एक क्यू नॉट जो कि बिंदु ए पर है, और बिंदु ए पर उत्पन्न विभव को हमने मान लिया वी ए। अब यहाँ पर जो इस आवेश है इसको हम बिंदु ए से बिंदु बी तक ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में ही। बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य है, इस कार्य के कारण इस पर उत्पन्न विभव को हमने मान लिया वी बी। तो यहाँ पर बिंदु ए पर वी ए और बी पर है वी बी विद्युत विभव। तो यहाँ पर जो दोनों विभव है, अब इनमें जो अंतर आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी वो आप लिख लेना कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ से देखते हैं विद्युत विभवांतर V बराबर कितना आएगा? V बराबर, तो विद्युत विभवांतर, तो पहले यहाँ पर बिंदु A पर था तो उस पर कितना था? VA, और यहाँ पर कितना हुआ? VB। तो विभव का मान ज़्यादा कहाँ पर हुआ? इस VB पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्य हमको ज़्यादा करना पड़ रहा है। जैसे जैसे इस आवेश के पास में आएंगे, Q आवेश के पास में, हमको कार्य क्या करना पड़ेगा? और भी ज़्यादा। और जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उस पर उतना ही विभव का मान ज़्यादा होगा। तो विभव में अंतर, यानी कि ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो ज़्यादा कौन सा है? VB माइनस VA। यही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत विभवांतर बराबर बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य और क्यू नोट आवेश को, तो बटा क्यू नोट। कमेंट करके बताओ विद्युत विभवांतर क्लियर है क्या? तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि स्कूल है, स्कूल, और हमको ये भी पता है स्कूल के एक बाउंड्री होती है, चारों तरफ क्या होती है? बाउंड्री। और यहाँ पर है एक मेन गेट, यहाँ पर क्या है? मेन गेट। ठीक है, तो ये स्कूल का पूरा क्या हो गया? परिसर या क्षेत्र। ये स्कूल का पूरा क्या हो गया? क्षेत्र। अब इस स्कूल के अंदर जैसे मान लो पढ़ाने का काम जो होता है, अब बाहर से इसमें स्टूडेंट आएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट है तो ये विद्युत क्षेत्र के बाहर है, यानी कि इस क्षेत्र के बाहर है, स्कूल के क्षेत्र के बाहर। तो ये जो मान लो कोई एब्सेंट रह गया, कोई भी स्टूडेंट क्या रह गया? एब्सेंट रह गया। तो अब इस स्टूडेंट को, जैसे मान लो अगर हमने कह दिया किसी छात्र को कह दिया कि 2 छात्र जाओ और उस स्टूडेंट को लेकर आओ, तो ये क्या किया? यहाँ से लेकर चले गए और इस स्टूडेंट को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। जो स्कूल में छात्र थे इस स्टूडेंट को लेकर आ रहे हैं। तो ये जो छात्र है पहले इसको कहाँ से ला रहे हैं? इस क्षेत्र के बाहर से ला रहे हैं। तो क्षेत्र के बाहर से ला रहे हैं और जैसे ही इस दरवाजे के अंदर आएगा तो इस मतलब क्षेत्र में आ गया। तो जब बाहर से अगर कोई क्षेत्र में आता है तो ये जो है वो तो क्या कहलाएगा? विभव। कब? अगर कोई बाहर से कहाँ आ रहा है? क्षेत्र के अंतर्गत। और इस क्षेत्र के बाहर की जो भी दूरी है उसको हम एक बार के लिए मान लेते हैं अनंत। यानी कि स्कूल से बाहर जो भी रहेगा ना वो हम मान लेते हैं कि वो बहुत दूर है हमारे इस स्कूल क्षेत्र से। तो कोई भी अगर छात्र इस अनंत दूरी से अगर इस स्कूल के क्षेत्र में आता है तो जो किया गया कार्य है, इसको लाने में जो किया गया कार्य, वो तो क्या होगा? विभव। अब मान लो ये इसके अंदर आ गया, अभी इस क्षेत्र में ही आ गया। अब अध्यापक कहता है, यहाँ पर जैसे अध्यापक बैठा है, वो कहता है कि अब इसको मेरे पास यहाँ पर लेकर आओ। यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में क्या गया? मतलब क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इस बार, हम बाहर से नहीं आ रहे क्योंकि पहले अब अंदर आ गए। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक, क्षेत्र में ही इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इसको हम क्या कहेंगे? विभवांतर। क्योंकि यहाँ पर तो देखो चलो ठीक है, जैसे भी ये बल लगाकर यहाँ पर लेकर आ गए कार्य। अब क्या है कि जैसे इस छात्र को डर लगेगा, ये इस पर और ज़्यादा कार्य करेंगे इधर लाने में, और ये यानी कि भागने की कोशिश करेगा कि भाई पास में ना जाऊं, क्योंकि ये भी जानता है अगर पास में जाएगा तो फिर पिटाई तो हो सकती है। तो जैसे जैसे अगर ये इसको समीप लेकर आएंगे, ये जो है इस पर ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा इसको टीचर के पास में लाने के लिए। तो इस तरीके से समझ सकते हैं विद्युत विभव और विभवांतर। बिल्कुल सिंपल है। अगर विद्युत विभव की बात होगी तो बाहर से अगर हम किसी भी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, बाहर से
विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक ला रहे हैं वो तो है विभव, और विद्युत क्षेत्र में ही किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर, अब विद्युत और विभव और विभवांतर, यह विभवांतर भी कैसी राशि है? अदिश राशि है, और इसका मात्रक भी वही होता है जो विभव का होता है। विभव और विभवांतर नाम से विभव में अंतर, वो भी क्या है? विभव है। अगर एक विभव में से दूसरा विभव को घटाएंगे वही क्या आएगा हमारे पास? विभव। तो विभवांतर का भी मात्रक वही है जो हमने अभी विभव का मात्रक निकाला, उसकी विमा भी वही होगी जो अभी हमने विमा उसकी निकाली थी। ठीक है, तो ये विद्युत विभव और विभवांतर क्लियर है क्या? बताओ। अगर क्लियर है तो ये विद्युत विभवांतर की आप परिभाषा जो है वो आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएगी, और वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइए मान लेते हैं ये हमारे पास क्यू आवेश और उसके चारों ओर है विद्युत क्षेत्र। ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर है विद्युत क्षेत्र। बाहर से एक और परीक्षण आवेश है क्यू नोट प्लस क्यू नोट। ठीक है, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको लेकर आ रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लेकर आ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जब लेकर आएंगे तो हमको बाहर से कार्य करना पड़ रहा है। बाहर से क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है। यानी कि जो अब यहाँ से हम कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं इसका मतलब हम इस पर बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं बाहर से, तो F बाह्य। किधर लगा रहे हैं? डायरेक्शन वो इधर की ओर है, तो ये है F बाह्य, यानी कि इधर लगा रहे हैं। ये बात क्लियर है? क्योंकि हम क्यू नोट आवेश को इस प्लस क्यू आवेश के पास लेकर आ रहे हैं, यानी कि बल लगाकर इसको हम क्यू प्लस आवेश के पास लेकर आ रहे हैं, तो बल किधर लगा रहे हैं हम? इधर, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो फिर बल भी इधर ही लगेगा। तो ये जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं तो उसकी दिशा तो हो जाएगी ये। ठीक है, तो एक तो कौन सा हो गया? F बाह्य बल। नंबर 2, जैसे जैसे हम इसके पास में आएंगे, जैसे मान लो अगर क्यू नोट यहाँ पर आ गया प्लस क्यू नोट, हम तो इस पर बाह्य बल लगा रहे थे ऐसे, ये बाह्य बल है F बाह्य, लेकिन ये प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कि ये वाला इस पर बल लगाएगा, तो ये वाला बल किधर लगाएगा? उधर, यानी कि इसको दूर भेजना चाहेगा इधर F। और ये जो दो आवेशों के मध्य बल लगता है इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल की दिशा किधर है? ये है बाहर की ओर, इधर, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू नोट आवेश पर जो बल लगा रहा है वो उधर लगा रहा है, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है। तो F स्थिर वैद्युत बल की दिशा है उधर, और हम जो इसको लेकर आ रहे हैं इधर बल लगा रहे हैं, तो हमारा जो बाह्य बल है उसकी दिशा किधर है? इधर। यानी कि F बाह्य और F स्थिर वैद्युत बल, इन दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत। तो F जो बाह्य है, हम जो बाहर से बल लगा रहे हैं, और एक है F स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। अब ये जो दोनों बल हैं ये परिमाण में समान होने चाहिए। परिमाण में कैसे होने चाहिए? समान। तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो दोनों अगर बराबर है तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है? कि ये क्या है? विपरीत दिशा में। अगर एक इधर लग रहा है तो दूसरा उधर लग रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि F बाह्य जो है वो F स्थिर वैद्युत बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। या ऐसे यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, तो F स्थिर वैद्युत बल है वो F बाह्य के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि ये जो हम प्लस क्यू आवेश लेकर आ रहे हैं इसका वेग समान होना चाहिए। इसका वेग क्या होना चाहिए? समान।
यानी कि गतिज ऊर्जा इसकी क्या होनी चाहिए, समान, ऐसे भी बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा क्या रहनी चाहिए, एक समान, नियत इसको बोल सकते हैं। तो नियत आएगा यहाँ पर। वेग क्या होना चाहिए, नियत। यानी कि अगर हम प्लस क्यू नोट आवेश को लेकर आ रहे हैं तो उसका जो वेग है वो क्या रहना चाहिए, एक समान। क्योंकि अगर ये एक समान नहीं होगा तो फिर ये जो हमारे जो सूत्र हैं फिजिक्स के वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू नोट आवेश को लेकर आ रहे हैं, उसका वेग अगर समान है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा। और कक्षा 11 या कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण को हम किससे लिखते हैं, ऐसे। जब वेग में परिवर्तन की दर, इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। और जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, वेग अगर समान है, जैसे मान लो एक कार है वो केवल 10 की स्पीड से चल रही है, थोड़ी देर बाद में देखते हैं फिर उसकी स्पीड 10 ही है, फिर थोड़ी देर बाद में देखते हैं फिर भी 10 ही है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसका त्वरण क्या है वहाँ पर, जीरो। क्योंकि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, शून्य। और जब वेग में परिवर्तन शून्य है तो त्वरण क्या होगा वहाँ पर, जीरो। और जब त्वरण वहाँ पर अगर जीरो है तो फिर फोर्स का मान भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। अगर किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो फिर वहाँ पर फोर्स का मान भी क्या होगा, शून्य। तो इसलिए मैंने बताया वेग अगर समान रखना है, वेग अगर समान रखना है तो वहाँ पर फिर फोर्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो। और फोर्स का मान कब होगा, जब त्वरण का मान क्या होगा, शून्य, या वेग क्या होगा, नियत। अब यहाँ पर फोर्स का मान जीरो कैसे होगा, देखो इस प्लस क्यू नोट आवेश पर हमको पता है दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो F बाह्य बल और एक F ये स्थिर वैद्युत बल। इस प्लस क्यू आवेश के कारण तो लग रहा है इस क्यू नोट आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, और हम जो इसको पास इस प्लस क्यू के पास में लेकर आ रहे हैं, बाहर से जो बल लगा रहे हैं वह है F बाह्य, दोनों ही बल है। तो दोनों बलों का हमने देखा बल का मान क्या होना चाहिए, शून्य। तो दोनों बलों का कुल परिणामी बल कितना होना चाहिए, शून्य। यानी कि दोनों बलों को जोड़ने पर कुल बल का मान कितना आ जाना चाहिए, शून्य। और ये कब होगा, जब ये F जो हमारे पास स्थिर वैद्युत बल है वो F बाह्य के बराबर होगा तभी। क्योंकि अगर ये जितना बल इधर लगा रहा है अगर उतना ही हम इधर लगाएंगे तो नेट जो इस पर बल लगेगा वो कितना लगेगा, शून्य। जैसे मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, 5 न्यूटन का कोई अगर मान लो बल इधर लगा रहा है और 5 न्यूटन का कोई बल अगर इधर लगा रहा है, तो देखो दोनों बल तो समान है लेकिन डायरेक्शन एक इधर है एक इधर। तो यहाँ पर नेट जो बल लग रहा है वो कितना हो रहा है, क्योंकि एक उधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, तो टोटल बल यहाँ पर कितना हो गया, शून्य। तो कब हुआ, जब दोनों बल क्या है, समान है, डायरेक्शन क्या है, विपरीत। तो यहाँ पर कुल बल का मान शून्य कब होगा, जब ये F स्थिर वैद्युत बल और F बाह्य बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो चिन्ह किसका लेते हैं, माइनस का। तो ये चीज़ क्लियर है। जब भी अगर हम प्लस क्यू नोट आवेश को लेकर आएंगे तो बिल्कुल इसका वेग क्या रखेंगे, समान। और उस पर जो कुल बल का मान है, कुल बल का मान वो क्या रहेगा वहाँ पर, जीरो। और कुल बल कितने यहाँ पर, दो है, एक तो F बाह्य बल और एक F स्थिर वैद्युत बल। दोनों ही परिमाण में जब समान होंगे तभी यहाँ पर कुल बल का मान क्या होगा, शून्य। तो यहाँ पर दोनों बल यहाँ पर बराबर कर दिया। और इस कॉन्सेप्ट की सहायता से अब जो अगला टॉपिक आएगा उसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि कुछ कई जगह इसको अलग तरीके से बताया जाता है, कुछ यहाँ पर अलग तरीके से बताया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विभव की जो हमको गणना करनी है, बिंदु आवेश के कारण वो कैसे करते हैं, आइए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। इनकी क्यू आवेश है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। और इस बिंदु P पर हमको विभव की गणना करनी है। ऐसे हमको थ्योरी में लिखना है, जैसे मैंने बोला है, माना हमारे पास एक क्यू आवेश है जिसे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है।
तो यानी कि यहाँ पर विभव का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक क्यू नोट आवेश है, क्यू नोट आवेश, ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। ये कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो हम क्या करेंगे, अगर इस क्यू नोट आवेश को हम अनंत से इस बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है, सबसे पहले हम कार्य की गणना करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी हमारे पास क्यू नोट आवेश है वो कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर। तो अनंत से इसको हम कहाँ पर ला रहे हैं, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर लाने में जो किया गया कार्य है वो फिर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर विभव। तो देखो हम डायरेक्ट जो है हम यहाँ पर अनंत से P तक लाने में जो किया गया है वो कार्य नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ बिंदु अगर हम P से धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हुए अगर अनंत पर पहुँच जाएं तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। क्योंकि कार्य का मान वही आएगा, जैसे मान लो अगर स्कूल से लेकर घर तक जाने में जो किया गया कार्य है, या फिर घर से लेकर स्कूल तक जो जाने में किया गया कार्य है, क्योंकि दूरी वही है और कार्य क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि हम अनंत से बिंदु P पर ना आकर, तो हमको P बिंदु से कहाँ जाना पड़ेगा, अनंत पर जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि पहले हम थोड़ी दूरी पर जाएंगे। तो मान लेते हैं इस क्यू आवेश से अक्ष दूरी पर, क्यू आवेश से अक्ष दूरी पर एक बिंदु A पर क्यू आवेश रखा हुआ है, क्यू नोट, ये वाला। कौन से बिंदु पर, A बिंदु पर क्यू नोट आवेश। तो अब हम इसको थोड़ा सा और विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी कि थोड़ा सा अगर और इसको आगे ले जाएंगे, तो अगर आपने यहाँ पर अक्ष लिया है तो थोड़ा सा आगे ले जाने में हम इसको डी अक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी अक्ष, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आ गई, डी अक्ष, और ये बिंदु B, ठीक है। तो ध्यान रखना हम यहाँ पर जा रहे हैं, यानी कि बिंदु A से बिंदु B तक कितनी दूरी तय की, डी अक्ष, कितनी दूरी तय की, डी अक्ष। तो अगर यहाँ पर हम अक्ष लेते हैं तो यहाँ पर हमको डी अक्ष लेना पड़ेगा थोड़ा सा और इसको विस्थापित करने में। अगर यहाँ पर y लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमको डी वाई लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम z लेते हैं तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, डी जेड। तो देखो क्या किया हमने सबसे पहले कि हमारे पास एक आवेश क्या है, q, जिसे r दूरी पर हमने क्या मान लिया, बिंदु P है। P पर हमको क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आवेश क्यू नोट है जो कि अनंत पर रखा हुआ है, और इस अनंत को बिंदु P पर लाने में, अनंत से क्यू नोट आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो विभव आएगा। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु P से हम इन्फाइनाइट के लिए निकाल लेते हैं। बिंदु P से हम कहाँ जा रहे हैं, अनंत पर। तो डायरेक्ट अगर हम ना जाकर पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ी दूरी तय करते हैं और फिर पूरे का जब समाकलन करेंगे, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में देखा था, वो यहाँ पर किया गया पूरा कार्य आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस क्यू आवेश से अक्ष दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर क्यू नोट आवेश रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि डी अक्ष दूरी और तय करने में, यानी कि थोड़ी सी दूरी जा रहे हैं, अक्ष तो यहाँ पर इतना है, डी अक्ष और चले गए तो बिंदु B तक पहुँच गए। तो डी अक्ष दूरी तय करने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, फिर वो भी थोड़ा सा ही होगा। डी अक्ष केवल हम थोड़ी सी दूरी तय कर रहे हैं तो किया गया कार्य भी कितना होगा, थोड़ा सा, यानी कि डी डब्ल्यू। अगर आप डी अक्ष दूरी तय कर रहे हैं तो कार्य भी कितना होगा, डी डब्ल्यू। अगर आप यहाँ पर पूरे अक्ष दूरी लेंगे तो फिर कार्य भी क्या आएगा, पूरा आएगा, डब्ल्यू। तो डी अक्ष दूरी तय करने में, डी अक्ष दूरी तय करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही विस्थापित किया है तो कार्य का मान भी क्या होगा, थोड़ा सा, डी डब्ल्यू हो। तो ये कार्य है, और कार्य की परिभाषा कक्षा 11 के अंदर आप पढ़कर आए होंगे। कार्य बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू बराबर, यानी कि वहाँ पर होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। ये पढ़कर आए हैं कक्षा 11 के अंदर, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, डब्ल्यू की जगह तो डी डब्ल्यू, किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर, ये है फोर्स, लगाया गया बल एफ बाह्य, एस विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है, डी एक्स इंटू कोस थीटा, ठीक है।
ये वाला जो सूत्र था W बराबर एफ एस कोस थीटा, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ, ये भी फोर्स है बाह्य, क्योंकि अगर हम बाहर से लेकर आ रहे हैं उसको, तो चाहे यहाँ से लेकर जाएँ चाहे यहाँ से लेकर आएँ, यहाँ पर भी हम बाह्य फोर्स लगाएंगे इसको लेकर जाने में। तो एफ बाह्य ये बल है, इंटू डी एक्स, कितनी दूर हम यहाँ पर विस्थापित करें, डी एक्स इंटू कोस थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य डी एक्स कोस थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ बाह्य, अरे यहाँ से देखो जो बल और डी एक्स और कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें पहले, तो एफ बाह्य और डी एक्स के मध्य यहाँ पर कोण का मान कितना होगा, देखो एफ बाह्य। तो हम क्या कर रहे थे, देखो पहले क्यू नोट आवेश को हम बिंदु पी पर ला रहे थे, तो ये एफ बाह्य कार्य कर रहे थे हम, एफ बाह्य कार्य कर रहे थे, और हम कार्य निकाल रहे थे बिंदु पी से यहाँ पर क्यू नोट यानी कि अनंत बिंदु पर जाने के लिए। तो यहाँ से डी एक्स की दिशा हम इधर जा रहे हैं, तो डी एक्स की तो हो गई ये डी एक्स, क्योंकि पहले अक्ष और फिर कितनी तय की, डी एक्स, तो डी एक्स की दिशा हो गई इधर, क्योंकि इधर जा रहे हैं हम। फोर्स हम लगा रहे थे बाहर से जिसको हम लेकर आए थे बिंदु को, एफ बाह्य, ये एफ बाह्य की दिशा हो गई इधर। तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना आएगा, जब एक दूसरे के विपरीत होती है ऐसे, तो थीटा का मान आता है 180 डिग्री, और जब दोनों एक ही दिशा में होती है तब 0। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 180 कोस 180 डिग्री। डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य इंटू डी एक्स, कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, माइनस एफ बाह्य इंटू डी एक्स, ये माइनस आ जाएगा बाहर, डी डब्ल्यू। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु P से हम कहाँ पर जा रहे हैं, अनंत पर, यानी कि अब हम जाएंगे R से लेकर इन्फाइनेट दूरी तक, पहले R और फिर इन्फाइनेट। R से लेकर इन्फाइनेट दूरी तक जाने में किया गया कार्य, R से इन्फाइनेट तक दूरी तय करने में किया गया कार्य, अब हमको पूरा निकालना है, तो पूरा यहाँ से R से लेकर इन्फाइनेट तक निकालेंगे। तो अब हमको इसके समाकलन करना पड़ेगा। तो पूरा किया गया कार्य समाकलन डी डब्ल्यू बराबर यहाँ से माइनस एफ बाह्य इन्फाइनेट से R इंटू डी एक्स। अब हमको एफ बाह्य का मान और चाहिए, यानी कि फोर्स का मान चाहिए। अब हमको पता है एफ बाह्य किसके बराबर होता है, अभी हमने पीछे देखा था कि जो एफ बाह्य है ये बराबर होता है एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर, स्थिर वैद्युत बल के बराबर, क्योंकि दोनों को अगर बल का मान समान होगा तभी परिणामी बल कितना होगा, 0। अब बाह्य का तो हमको पता नहीं, लेकिन ये अगर इसके बराबर है तो फिर हम एफ स्थिर वैद्युत बल का मान निकाल सकते हैं, यानी कि इस Q के कारण Q नोट पर लगने वाले बल को कूलाम नियम की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 और Q नोट, Q इंटू Q नोट अपॉन, यानी कि यहाँ तक लाने में पूरा गया कार्य क्या, कितनी दूरी है यहाँ पर, अक्ष, एफ बाह्य में कितनी दूरी आ जाएगी, अक्ष का स्क्वायर, और यह आ जाएगा एफ स्थिर वैद्युत बल का। तो एफ बाह्य का मान किसके बराबर है, एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर। तो ये जो एफ बाह्य का मान है, तो यहाँ पर अभी हमने निकाला एफ स्थिर वैद्युत बल का, ये यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर इन्फाइनेट से आर माइनस एफ स्थिर वैद्युत बल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे एफ स्थिर वैद्युत बल का, तो डब्लू बराबर इन्फाइनेट
यहाँ से अगर इसका मान रखेंगे W बराबर इनफाइनाइट से R माइनस F स्थिर वैद्युत बल, और ये F कूलॉम के नियम से K इंटू क्यू नोट अपॉन अक्ष स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे K इंटू क्यू नोट अपॉन अक्ष स्क्वायर, ये इसका मान रख दिया, इंटू साथ में क्या है dx। अब जो कांस्टेंट राशि है उसको हम कांस्टेंट राशि को ले लेंगे बाहर। W बराबर यहाँ से माइनस K इंटू क्यू नोट, इसको ले लिया बाहर। अब क्या रह गया, बटे में अक्ष स्क्वायर और इंटू dx, 1/अक्ष स्क्वायर, समाकलन इनफाइनाइट से R 1/अक्ष स्क्वायर इंटू dx। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, W बराबर माइनस का K इंटू क्यू नोट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R। अभी जो अक्ष की घात 2 है नीचे, ऊपर जाने पर माइनस की हो जाएगी, अक्ष की घात -2 और इंटू dx। अब इसका अगर हम समाकलन करें अक्ष की घात -2 का, तो इसका समाकलन क्या होता है, जब भी अगर अक्ष की पावर n आ जाए उसका होता है अक्ष की पावर n प्लस 1/n+1। वो घात सम में भी हो सकती है फिर विषम में भी, जैसे यहाँ पर अक्ष की घात -2 है और इंटू dx। अगर इसका समाकलन करेंगे तो ये अक्ष की घात n की तरह हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, अक्ष की घात n तो ऐसे कैसे आएगा, यानी कि -2, अक्ष की घात n, अक्ष की घात -2 प्लस 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, और ये जो ऐसे कैसे वो नीचे उतार देंगे, -2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, अक्ष की घात -2 और प्लस 1 कितना होता है, -1 बटा -2 और प्लस 1 कितना होता है, -1। अभी जो माइनस है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो W बराबर माइनस का K इंटू क्यू नोट, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आया था हमारे पास अक्ष की घात -2 प्लस 1 बटा, नीचे ये ऐसे कैसे आ जाएगी घात -2 प्लस 1, कोष्टक बंद, और इसकी लिमिट अनंत से R थी तो हम यहाँ पर लगा देंगे अनंत से R। अब यहाँ से हम देख, अब dx तो इसके साथ समाकलन हो गया इसलिए dx नहीं आएगा, तो W बराबर माइनस का K इंटू क्यू नोट, अक्ष की घात -2 और प्लस कितना हो गया, अक्ष की घात -1 बटा, ये हो गया माइनस का 1, घात आ जाएगी अनंत से R। तो W बराबर माइनस का K इंटू क्यू नोट, अब यहाँ से -1 है, 1 का इसका भाग देंगे तो ये ऊपर वाली संख्या आएगी, लेकिन माइनस जब बाहर आएगा तो ये इस माइनस से माइनस से गुणा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का, और बटा, और ये अक्ष की घात -1 है, जब इसको लेकर आएंगे नीचे तो ये अक्ष की घात +1 में आ जाएगा, तो 1 बटा अक्ष की घात 1 या फिर x, और अनंत से R। और जब भी अगर ऐसे लिमिट हमको अगर दे रखी होती है तो ऊपर वाले में से यहाँ पर रखेंगे और नीचे वाले लिमिट को घटा देंगे, तो W बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू क्यू नोट कोष्टक, x की जगह पहले तो रखेंगे R, तो 1/R, फिर माइनस, क्योंकि बड़ी वाली लिमिट में से छोटी वाली लिमिट घटाते हैं, इधर वाली लिमिट में से ये वाली लिमिट, तो 1/, इस बार x की जगह इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, पूरा ही 0, ये क्या हो जाता है हमारे पास 0। अगर ये 0 हो गया तो ये 1/R इधर आएगा, तो W बराबर K इंटू क्यू नोट अपॉन R, और अगर इसका K का मान रखेंगे तो W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नोट अपॉन R। तो ये आ जाएगा हमारे पास बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना किसी बिंदु P पर, W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नोट अपॉन R। ठीक है, तो अब कमेंट करके बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं है। ये आ गया हमारे पास
क्यू नॉट आवेश को अगर हम अनंत से किसी बिंदु P पर लेकर आते हैं तो उसमें यह किया गया कार्य यानी कि W। लेकिन हमको पूछा क्या था, कार्य नहीं निकालना, हमको निकालना विभव। और विभव की परिभाषा अभी हमने देखे थे कि विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0। यानी कि जो हम आवेश लेकर आ रहे हैं Q0 आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की परिभाषा से यहाँ पर हम लिख देंगे विभव की परिभाषा से। और विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q0 आवेश को। तो V बराबर क्या आ जाएगा, W/Q0, क्योंकि इसी को लेकर आ रहे हैं, इसी को लाने में किया गया कार्य, Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से अगर हम देखें W का मान हम निकाल चुके हैं, ये रहा। W का मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q0/R, Q इंटू Q0/R। अच्छा, ये तो अभी W का ही मान आया है पूरा, और फिर है बटा, और फिर है Q0, फिर है Q0। तो Q0 से ये Q0 तो कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ से विभव V बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R। या इसी को हम ये लिख सकते हैं विभव V बराबर, इसको हम पूरा K लिख देंगे तो K इंटू Q/R, V इज इक्वल टू K इंटू Q/R। तो अब ये बताओ, ये क्लियर है क्या विभव की गणना। और इस सूत्र से हमको पता चल रहा है अगर हम R का मान बढ़ाते जाएंगे तो फिर वहाँ पर विभव का मान क्या होगा, कम। जैसे जैसे अगर आप R का मान बढ़ाते जाएंगे, अगर आप दूर जाते जाएंगे तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, कम। और जैसे जैसे अगर आप R का मान कम करेंगे तो विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि किया गया कार्य क्या करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा। यहाँ से देख सकते हैं V बराबर W/Q। जहाँ पर कार्य ज़्यादा करना पड़ रहा है वहाँ पर विभव का मान ज़्यादा, जहाँ पर कार्य का मान कम वहाँ पर विभव का मान कम। तो कार्य कहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा, इस आवेश के जितने पास में आएंगे उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और उतना ही ज़्यादा विभव का मान वहाँ पर होगा, क्योंकि दूरी कम होती रहेगी। तो V बराबर आ जाएगा K इंटू Q/R। तो फिर से देख लेते हैं हमने इस पूरे में क्या किया है। हमने कोई बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी है, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक आवेश ले लिया प्लस Q आवेश, और प्लस Q आवेश जो लिया है उसे R दूरी पर हमने कोई बिंदु P मान लिया, और P पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु P पर अगर विभव की गणना करनी है तो हमको कोई एक एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु P पर लाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आवेश है Q0 जो कि अनंत पर रखा हुआ है, और इसको बिंदु P तक लाने में पहले हमको किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, और फिर वो जो कार्य है फिर हम विभव की परिभाषा से निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ से Q0 से अगर बिंदु P, Q0 को अगर हम बिंदु P पर लेकर आएंगे, अगर ये कार्य हम नहीं निकाल सकते तो हम ये कर सकते हैं कि बिंदु P से अगर हम धीरे धीरे इन्फाइनाइट की ओर चले जाएं, धीरे धीरे इन्फाइनाइट की ओर चले, लेकिन जो परिणामी बल है, परिणामी बल कौन कौन सा बल, एक तो ये जो बाह्य बल है वो, और एक ये जो स्थिर वैद्युत बल है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, नियत होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से अगर हम इन्फाइनाइट की तरफ जाते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ से इस हमारे पास आवेश Q है, इससे अक्ष दूरी पर कोई बिंदु A है, अक्ष दूरी पर बिंदु A है, यहाँ पर आवेश को हम लेकर चले गए Q0 आवेश को। तो हमको जाना है अनंत तक, तो हम क्या करते हैं कि पहले सीधे ही अनंत तक ना जाकर पहले हम थोड़ी सी दूरी में तय करने में जो है वो कार्य निकाल लेते हैं, दूरी तय करने में किया गया कार्य। तो यहाँ से हम अक्ष दूरी तक आ गए, तो dx दूरी मान लो थोड़ा सा और हमने बल लगा दिया, वो dx दूरी तय कर ली इसने। तो dx दूरी तय करने में किया गया कार्य भी थोड़ा सा होगा, अल्प होगा। तो dx दूरी के तय करने में किया गया अल्प कार्य है, अल्प कार्य कितना है, dw हो। तो dw बराबर क्या आ जाएगा, तो कार्य की परिभाषा से कार्य बराबर क्या होता है, fs cos थीटा, w बराबर fs cos थीटा। लेकिन कार्य अगर बहुत अल्प हो तो dw बराबर कार्य f, यानी कि हम बाहर से कर रहे हैं f बाह्य इंटू dx इंटू कोस थीटा। अब f बाह्य और dx कोस थीटा, तो ये जो f बाह्य और कोस थीटा यहाँ पर अगर हम देखें कि थीटा का मान आएगा कितना, तो dx और जो फोर्स है इनके मध्य अगर हम एंगल देखें तो ये जो हम पहले इसको बाहर से अनंत से बिंदु P पर लेकर आ रहे हैं तो ये f बाह्य है, और ये विस्थापित हो रही है dx की दिशा इधर है और बाह्य बल की दिशा इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो कोण का मान कितना हो जाएगा, 180। तो कोस 180 का मान कितना होता है, -1।
और यहाँ से कितना आ गया, अल्पांश कार्य डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ बाह्य इंटू डी एक्स। अब हमको चाहिए क्या, अगर अल्पांश हमको कार्य निकालना है, अल्प कार्य निकालना है, तो फिर हमको एफ बाह्य की वैल्यू और चाहिए। तो एफ बाह्य की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि जो बाह्य जो बल है वो स्थिर विद्युत बल के बराबर होता है, स्थिर विद्युत बल के, जो कि हमने पहले के यहाँ पर पहले टॉपिक में देख लिया था। तो अब जो एफ बाह्य है वो मैंने साफ कर दिया, यहाँ पर वो स्थिर विद्युत बल के बराबर होता है। और स्थिर विद्युत बल का सूत्र हमने देख लिया था, वो क्या होता है, एफ बराबर के इंटू क्यू नोट अपॉन अक्ष स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ से देखें कि अनंत से आर दूरी तक जो है, या आर से अनंत दूरी तक हमको पता है ये दूरी एक की होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसका पूरा कार्य निकालें, अनंत से आर दूरी तक दूरी तय करने में किया गया कार्य, तो यहाँ से इसका अगर समाकलन करेंगे अनंत से आर, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी और जो कांस्टेंट राशि उसको बाहर ले लिया, अक्ष की घात -2 का समाकलन कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ तक कि W बराबर के इंटू क्यू नोट अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर विभव का मान नहीं आया अभी, ये क्या है, सिर्फ कार्य का मान है। और विभव की परिभाषा से निकाल लेंगे, विभव बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू नोट, इनके कार्य बटा क्यू नोट। कार्य का मान यहाँ पर रखेंगे और क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू क्यू बटा आर आ जाएगा। और इसी के साथ बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना यहाँ पर V बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो अब ये कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर है तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।